नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज के समय में जो प्रमुख मुद्दा है वो है EWS, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि एक आरक्षण है 10% का, जो कि सामान्य वर्ग या उच्च जाति वर्ग जिनको आरक्षण नहीं मिला था उनको दिया गया है। तो वैसे तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ बाधाएं हैं जिनका कि विरोध EWS वर्ग या सामान्य वर्ग के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। तो उन्हीं के विषय में जानने के लिए आज हमारे साथ US राणा जी हैं, जो कि पिछले 15 साल से आरक्षण विरोधी मुहिम भी चला रहे हैं और इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि EWS है क्या। तो राणा जी, सबसे पहले ये बताइए कि एक्चुअली EWS क्या है और उसमें क्या क्या प्रावधान है। बहुत अच्छा प्रश्न है सचिन जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि EWS क्या है और ये किन परिस्थितियों में सरकार ने किया। EWS, जैसा कि आपने अभी बताया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सभी लोग जानते हैं कि जो BPL सवर्ण है या BPL जनरल कास्ट है या अनारक्षित वर्ग कहिए, इनको मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक आरक्षण की तरफ एक कदम है। दूसरा, चूँकि मैं इसकी गहराई में इसलिए जाना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में दिया गया, ये बहुत ज़रूरी है बताना। मतलब क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या शर्तें हैं इसको पाने की। इस पर भी मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं पहले ये बताता हूँ कि 2019 में इसका सरकार द्वारा इसको दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली 2018 में जस्टिस जी UU ललित और आदर्श गोयल का एक फैसला आता है दलित एक्ट पर। उस समय दलित एक्ट हालांकि आज़ादी के बाद ही लागू हो गया था, 1955 में इसका पदार्पण हो गया था समाज में दलित एक्ट। जी हाँ, 1955 में। उसकी कहानी अलग है, कभी अगर आप दलित एक्ट के बारे में उस विषय पर आप चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अलग अलग नामों से ये होता रहा। उसके बाद में इसका जो है बहुत ही भयंकर रूप जब सामने आने लगा तो ललित साहब ने एक फैसला दिया कि गिरफ्तारी से पहले जांच करा ली जाए, किसी सक्षम अधिकारी से जांच करा ली जाए, वगैरह वगैरह। मतलब दलित अगर किसी सवर्ण पे या किसी भी अन्य जाति पे आरोप लगाता है तो उसकी जांच करा ली जाए और सक्षम अधिकारी से कराई जाए। अधिकारी का एक लेवल बता दिया जाए। कुछ थोड़ी सी बातें और शर्तें थी। तो इतना सा फैसला आते ही देश में हिंसा, आगजनी, न जाने क्या क्या हो जाता। अच्छा, जो SC/ST एक्ट के विरोध में हुआ था मध्य प्रदेश में, में बहुत ज़्यादा दिखाई दिया था असर। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी था, अन्य राज्यों में भी। तो उस समय एक ऐसा माहौल बन जाता है देश में हिंसा, आगजनी के बाद में कि सामान्य वर्ग ठगासा महसूस करता है और सरकार एक जातिगत तुष्टिकरण के तहत एक एक्ट पास करती है 18A। उस एक्ट में जो UU ललित और आदर्श गोयल का फैसला था उसे पलट दिया जाता है और पुनः उस दलित एक्ट में ऐसी शर्तें जोड़ दी जाती हैं जिसमें जो है बिना जांच के ही गिरफ्तारी जो है संभव हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि जब ऐसे माहौल बन जाता है और तुरंत उस समय चुनाव आ जाता है 3 राज्यों में चुनाव आता है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में चुनाव आता है। तो सामान्य वर्ग में एक जो आक्रोश था वो पनप जाता है। तीनों राज्यों में यह हालत हुई। मध्य प्रदेश में तो यह हालत होगी कि सरकार के नुमाइंदे जब प्रचार के लिए गए तो उनकी गाड़ियों पर पथराव, हिंसा और उनको वापस कर दिया गया गांव से। उन्हें सवर्ण विरोधी घोषित किया गया और ऐसा माहौल बन गया कि इन लोगों को सरकार को एक ऐसा पता चला कुछ सूत्रों से कि सामान्य वर्ग जो है अब भाजपा से अलग हो गया। तीनों राज्यों में भाजपा हार भी गई और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि तीनों राज्यों में भाजपा हार गई। तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने एक 10% जो आरक्षण EWS जिसे आज कहा जा रहा है, कुछ मैं तो ये अगर कहूँ, अगर इसके पूरे इसमें परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो इसे आरक्षण भी नहीं कह सकते, एक संरक्षण है। क्योंकि 10% जो आरक्षण है वो 50% की कैप को हटा करके दिया गया है, जो दिया नहीं जा सकता। इंदिरा साहनी के फैसले के बाद में और एक मंडल कमीशन और इस सभी के
फैसलों के बाद में एक कैप बना दी गई थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन 10% आरक्षण इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसको दिया गया। अच्छा, इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है? ये थोड़ी सामान्य जाति के लोग ही कर सकते हैं, ओबीसी भी कर सकते हैं? नहीं, ओबीसी इसमें नहीं आ सकता, SC ST भी नहीं आ सकता। अच्छा, सिर्फ जनरल कास्ट के लोग ही आ सकते हैं जो अनारक्षित वर्ग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक नहीं सीमित करिए, इसे मुसलमानों तक भी सीमित। उनकी जो अपर कास्ट है। हाँ, अक्सर लोग इसको तो सवर्ण के नाम लोग। से कह देते हैं कि सवर्णों को मिला, लेकिन ये सवर्णों के लिए नहीं है। सवर्णों में तो वर्ण व्यवस्था तो सिर्फ हिंदुओं में है ना, मोहम्मदन, ईसाई और इन सब में तो वर्ण जो व्यवस्था है सामान्य नहीं। जातियों में आई। हाँ, तो आई इसमें गई। मुसलमान भी अप्लाई कर सकता है। उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि जब ये लागू किया गया तो इसमें 3 शर्तें रखी गई, खासकर भूखंड की शर्तें, आय की शर्तें और इसका एक जो सबसे जो बृहद पहलू है वो ये था कि भूखंड, आय और आयु। नहीं, लेकिन आपने कहा कि ये आरक्षण नहीं संरक्षण है, वो कैसे? मैं वो भी बताता हूँ। देखिए, आरक्षण अगर हम कहेंगे तो फिर पहली बात तो कि हमने संवैधानिक उल्लंघन कर दिया, तो इस पर काफ़ी लोगों के उस समय विचार संविधान विशेषज्ञों के आए कि अगर ऐसा करते हैं तो ये आरक्षण ही माना जाएगा, और अगर आरक्षण माना जाएगा तो वो कैप टूटती है। तो एक संवैधानिक अड़चन आ रही थी, इसलिए इसे कोटे में कोटा कह करके पुकारा गया। तो जो 50% आरक्षण जो बचता है जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से इस 10% को निकाला गया। इसीलिए आरक्षण न कह करके इसे संरक्षण कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, चलिए हम आते हैं इसके विरोध। नहीं, पर टोटल तो फिर भी 60 हो गया ना अब, 50 प्लस हाँ, 10। अगर इस तरह से हम इसको गिनते हैं तो बस 60% ही बैठता है। हालांकि अगर राज्यभर देखा जाए तो राज्यभर तो 79%, हाँ, कर्नाटक में 80%, 82% आरक्षण बन चुका है। हाँ। तो इसके बारे में हम लोग आते हैं। अब इसका विरोध कहाँ पर है और क्यों है, क्योंकि इसे लॉलीपॉप क्यों बोला जा रहा है, सामान्य वर्ग से इससे संतुष्ट क्यों नहीं है। क्यों नहीं है और किस बातों को लेकर वो विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो विरोध है इसके सरलीकरण के लिए जो मांग की जा रही है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में है। क्योंकि गुजरात में एक मांग के बाद में एक सुधार कर दिया गया, इसे सिर्फ 8 लाख की आय तक रहने दिया। मतलब गुजरात में क्रीमी लेयर जो है वो। हाँ, गुजरात में एक ही शर्त रहने दी सिर्फ, यानी जस्ट पैरेलल ओबीसी, इनकम की शर्त है बस। सिर्फ इनकम की शर्त अच्छा, है। भूखंड वाली शर्त को हटा भूखंड दिया वाली गया। शर्त हटा दी है। तो अब उसमें तो वहाँ पर ओबीसी की तरह ही आरक्षण हो गया 10%। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या क्या शर्तें हैं? उत्तर प्रदेश में भूखंड की भी शर्त है और एक आयु का भी तो है इसमें। हाँ, एक आयु का भी है। और एक और बात, बड़ा विशेष बात है, इसका जो प्रमाण पत्र बनता है वो प्रमाण पत्र 1 साल के लिए बनता है। अच्छा, मतलब रिन्यू कराते हर रहो। साल इसको रिन्यू कराना और पड़ेगा। ये बनता कहाँ से? बनता तहसीलदार के से। और जैसे दिल्ली में कहा किससे बनवाएंगे? एडीएम भी बना सकता है, अच्छा। उप जिलाधिकारी और एक तहसीलदार के से यहाँ से दफ्तर से बन सकता है, आसानी से बनता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी ये है कि 1 साल बनवाने के बाद में फिर उसको रिन्यू कराना और उन्हीं शर्तों के साथ कराना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है उनको ये आती है कि क्या 1 साल में किसी व्यक्ति का आर्थिक स्तर इतना घट या बढ़ जाता है कि उसको प्रमाण पत्र की कम जरूरत से है। कम 5 साल तो होना चाहिए। तो राजस्थान में गहलोत सरकार, जो कांग्रेसी सरकार थी, उसने एक कदम आगे बढ़ करके काम किया और उसे 3 साल का कर दिया। 3 साल तो होने ही चाहिए। 3 साल के लिए उन्होंने कर दिया, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं हुआ। अब अच्छा, और आयु का जो अभी ये पुलिस भर्ती में हो रहा था विरोध, वो क्या है? पुलिस भर्ती का एक अलग मैटर है। उत्तर उत्तर प्रदेश में जो 60-62 हज़ार पुलिस भर्तियाँ आई थी, इसमें तो बहुत बड़ा मैटर ये था कि उसमें जनरल कास्ट की जो आयु रखी थी वो 22 वर्ष पर ही उसको कट ऑफ ला दिया। 25 वर्ष पर ओबीसी का, 28 वर्ष पर SC/ST का। ये बहुत ही गलत था, तर्कसंगत नहीं था। 3 साल वैकेंसी आई भी नहीं थी कोरोना की वजह से। 3-4 साल वैकेंसी नहीं आई। ऐसे में जो व्यक्ति 3 साल पहले तैयारी कर रहा था और 19 या 20 साल का था, वो 19-20 साल का, तो ओवरेज हो गया। तो ये बड़ी दिक्कत थी उसमें, तो उसका विरोध किया और काफ़ी हम लोगों ने इस पर काम किया। और काम करने के बाद में जो एक सफलता मिली वो यह मिली कि सभी की 3 साल बढ़ा दी। हालांकि उसको भी रिलैक्सेशन सिर्फ उसको नहीं दिया गया जनरल कास्ट को, उसमें क्या किया उन लोगों ने, सबकी 3 साल बढ़ा दी। तो उन लोगों को फ़ायदा
28 से 30 तक का हो गया, 25 को 28 तक का हो गया, लेकिन 22 को 3 साल का, 25 साल का। चलिए, तो हर जॉब में 22 साल ही है इसकी? नहीं, अभी पुलिस भर्ती की बात है, ऐसा हर साल में हर उसमें नहीं है, पर उससे 3 साल कम रहेगा ओबीसी से। पुलिस भर्ती की बात कर रहा नहीं, हूँ। और जॉब में भी रहेगा? और जॉब में ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं है। और जॉब में जब भर्तियाँ आएंगी, जैसे आईएएस है तो नहीं, उसमें वो अलग रहता है, वो हर एक किसी का मापदंड अलग रहता है। तो हम आ रहे थे EWS पे। EWS सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका विरोध हो रहा है वो भूखंड वाला है, वो क्या है? भूखंड का ये है कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके पास में 200 वर्ग गज का भूखंड नहीं होना चाहिए। 200 वर्ग से ऊपर है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। तीसरा, गांव क्षेत्र में अगर रहता है तो उस पर 5 एकड़ जो भूमि है, अगर उससे अधिक भूमि है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल सा है एक तरह से कि अगर 5 एकड़ भूमि एक परिवार पर है, उस परिवार में कितने, अच्छा, सबसे बड़ी और एक इसमें पॉइंट मैं कर दूँ कि पूरे परिवार की आय को संभाला जाएगा, व्यक्ति की नहीं। जिसमें मतलब, अगर कोई नौकरी भी करता है, सैलरी, जैसे पिताजी हैं किसी के तो वो हाँ, सैलरी आ रही है, उनको बड़ा बेटा है उसकी भी आ रही है, छोटे बेटे को नहीं माना जाएगा अगर उन दोनों हाँ, ये कितना मतलब ऐसा सपोज करो एक बच्चा अपने घर में तैयारी कर रहा है और उसकी आय जो है परिवार वालों से जुड़ जाती है, कृषि से जुड़ जाती है, यहाँ तक कि अन्य किसी व्यवसाय से भी जुड़ जाती है, तो उसे वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ओबीसी में क्या है? ओबीसी में ऐसा नहीं तो है। क्रीमी लेयर है। हाँ, क्रीमी लेयर है, लेकिन ओबीसी में ऐसा नहीं है। तो कैसे? ओबीसी में थोड़ा सा फर्क है, मैं बता दूँ। ओबीसी में 8 लाख की सीमा जरूर है, लेकिन ओबीसी में समस्त परिवार की उसमें इंडिविजुअल, हाँ, उसमें पहली बात तो यह है कि कृषि भूमि को जोड़ा ही नहीं गया। कृषि भूमि और समस्त आयु ना भूखंड, मतलब 1000 गज और 200 गज का मकान भी नहीं भूखंड जोड़ा भी है, नहीं है उसमें, सिर्फ आय है। हाँ। तो गुजरात वालों ने आंदोलन किया तो गुजरात वालों को ये सुविधा दे दी। नहीं तो गुजरात तो इस समय अभी तो एक वैसा स्टेट है ये ना, कहा मतलब जा सबसे सकता है। ज्यादा हाँ। इसको ये फायदा दिया ये जाता कहा है। जा तो सकता है गुजरात कि को तो गुजरात बात ही को ऐसा करना क्यों कर बेकार दिया, है, गुजरात में ऐसा क्योंकि क्या है? गुजरात से प्रधानमंत्री हैं। तो ये तो उसको छोड़ ही दीजिए। ये आप कह सकते हैं, लेकिन राजस्थान वो में इस समय सबसे लाड़ वाला बच्चा है। हाँ, लाड़ वाला बच्चा नहीं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, ये जो प्रमाण पत्र बनाने, क्योंकि इसमें बड़ी परेशानियां हैं। हर बार हर एक अभ्यर्थी 3 साल तक 4 साल तक तैयारी करता है और हर साल उसको जो है प्रमाण पत्र बनवाने अगर जाना पड़ता है तो उसके लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। बच्चा अपनी तैयारी करे या इन सब झंझटों में पड़े। किसी परिवार में उनके अभिभावक नहीं हैं, उन लोगों को पूछिए कि किस तरह परेशानी होती है तहसीलदार लेवल पर, SDM लेवल पर। लेकिन चलिए, राजस्थान सरकार ने एक कदम उठाया। मैं तो कहता हूँ अन्य राज्य सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, ये 103वां संशोधन है, संविधान का 103वां संशोधन है, जिसे 15(6) और 16(6) में जोड़ा गया है। तो उसमें इस बात पर ऑब्जेक्शन भी हुआ जब यह संशोधन किया गया। तो जो लालू प्रसाद वाली पार्टी, राजद और तमिलनाडु की एक पार्टी, इन सब ने विरोध भी किया। इन लोगों ने विरोध भी किया कि ऐसा करने से संवैधानिक संकट आ जाएगा, ऐसा करने से ओबीसी का हक मारा जाएगा, SC/ST का हक मारा जाएगा, जबकि इन दोनों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनको तो अपना जो कोटा है वो हाँ, है। उनका कोटा है, लेकिन इन लोगों को असल में इस वर्ग को इस बात का कोई वो नहीं है कि इनको लाभ मिले, इनका उत्थान हो या न हो। इनको तो ये चिढ़ है कि जो सामान्य वर्ग है इसका उत्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी इनको प्रवृत्ति बन गई है इन लोगों की। अरे सामान्य वर्ग अपने बलबूते पर जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा करके शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ा रहा है, वो उसकी मेहनत का फल है। आप इस तरह से चिढ़ते क्यों हैं? लेकिन और उसमें भी तो गरीब लोग हैं ना, जो गरीब है उन लोगों को दिया गया है। अभी एक बहुत जब आरक्षण पर जब भी कभी बहस चलती है तो ओबीसी का सेक्टर बचा करके SC/ST से अधिक जोड़ दिया जाता है। जब भी आप देखें कभी टेलीविज़न वगैरह पर कहीं जब भी कहीं बहस चलती है तो आरक्षण की बात आते ही दलितों के अत्याचार की कहानी लेकर के बैठ जाएंगे कि हजारों साल से उन पर अत्याचार हुए हैं और किसने किए हैं वो अत्याचार, इस वर्ग ने किए हैं, जनरल विशेष वर्ग ने किए हैं, सवर्णों ने किए हैं। उस समय सवर्णों में मुसलमान भी नहीं जोड़ेंगे, उस समय अत्याचारों के टाइम जो गिनाएंगे तब उनको नहीं जोड़ेंगे। आरक्षण देते समय मुसलमानों को जोड़ लिया, लेकिन उस समय जब बात करेंगे तो सिर्फ सवर्णों की बात करेंगे। सवर्णों का मतलब ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इनके अत्याचारों की कहानियाँ फिल्मों में इनकी कहानियाँ हैं, उपन्यासों में इनकी कहानियाँ हैं।
तो इसलिए एक धारणा बना दी गई है कि यही लोग अत्याचारी थे और इसका खामियाजा इस भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। तो अभी मुख्य रूप से क्या मांगे, क्या सुधार आप चाहते हैं? हम लोग अभी ये चाहते हैं सरलीकरण की जो मांग हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसको ओबीसी की तर्ज पर, जिस तरह से ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसी तर्ज पर इसको भी दिया जाए, सरलीकरण करके इसका, जिसमें 8 लाख की जो कैप जो है उसको लागू रखा जाए। ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भूखंड की शर्त क्यों, किस लिए भूखंड की शर्त है, कृषि भूमि की शर्त क्यों? तो ये सब शर्तें यहाँ से हटा देनी चाहिए और सामान्य ओबीसी की तरह इसको ला करके रख देना चाहिए, ये हमारी मांग है। भूखंड की और शर्त ये जो प्रमाण पत्र बनवाने वाली बात है उसको भी 3 साल का हर राज्य में समान करिए और हर राज्य में इसे लागू करवाइए। अभी तो आप जी आप देखेंगे तो हर राज्य में लागू नहीं हुआ। अच्छा, ये केंद्र, हाँ, हर राज्य में इसको लागू नहीं किया है अभी। अभी किन किन राज्यों में लागू? केरला में लागू हो गया है, पश्चिम बंगाल में लागू हो गया है, उत्तराखंड में लागू हो गया है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में लागू है, राजस्थान में है, गुजरात में तो है ही है। तो कुछ राज्यों में अभी इसको लागू नहीं किया ठीक से, और उसके बारे में उनका तर्क ये है कि हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भूखंड वाली शर्त मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार, खेती से आजकल अर्निंग होती कहाँ है, कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। अगर होती भी है तो अगर मान लो सपोज करो किसी पे 6 एकड़ है, हाँ, तो वो तो उसमें आएगा नहीं, और 6 एकड़ में उसको क्या होगा, उसके तो परिवार 6 एकड़ में वो 8 लाख रुपए इतना तो नहीं कमाएगा, नहीं ना कमा वो। सकता, और उसको आप आउट कर देते हैं, उसको आउट कर देते या हैं। अब यूपी में या कहीं पे भी देखिए आप, राज्य में, गांव में बड़े बड़े घर हैं, हाँ, तो 200 गज कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, वो किसी हाँ को जी, हाँ हो जी। सकता है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर झगड़ा है एक्चुअली, वो जो आपने पॉइंट उठाया है, गरीबी की तो कोई परिभाषा इस देश में तय हुई नहीं आज तक। तो कैसे तय करेंगे किसी गरीब की आर्थिक आय और किस तरह से ये उस आरक्षण में आता है नहीं आता है? तो इन्होंने जो शर्तें लगा रखी हैं वो बेवजह की शर्तें हैं, उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो कदम गुजरात ने उठाया है, जो कदम राजस्थान ने उठाया है, इन दोनों कदमों को उठाने में अन्य राज्यों को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन कारण क्या है? उत्तर प्रदेश से जैसे राज्य में एक बड़ी दिक्कत है, वहाँ जातिगत दल जो हैं बड़े हावी हैं, उन जातिगत दलों का प्रभाव पड़ता है उनमें, उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उस वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ऐसे राज्य ऐसे कदम उठाने से बड़ा डरते हैं। दलित एक्ट के मामले में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में बहुत इसका असर देखने को मिला था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जातिगत तुष्टिकरण के लिए ऐसे कदम उठाए जाते रहते हैं। तो चर्चा को अब विराम देते हैं और नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम दलित मुद्दे पर। बिल्कुल, दलित एक्ट के बारे में आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास होऊंगा और इस विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।